अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ। हम देखेंगे कि एम्पेयर्स लॉ का मैथमेटिकल टूल क्या है, एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन के लिए क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाता है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जनाब शुरू करते हैं। आज की हमारी मेन हेडिंग है एम्पेयर्स लॉ। तो आपके पास बुनियादी तौर पे बाइट एंड सेवर्ट लॉ हमने यूज किया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अब अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के लिए, यानी एक जगह पे मुख्तलिफ तरह के करंट हैं मुख्तलिफ तरह, तो आप उनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि आप उस जगह पे डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू करंट एलिमेंट और फिर उन सबको जमा कर देंगे। ठीक है, वो टूल आपके पास क्या है, dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। तो ये तो बाइट एंड सेवर्ट लॉ है, हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, अगर उसमें कोई सिमेट्री है तो हम कहेंगे फिर हम उस पे एम्पेयर्स लॉ लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए, और उससे हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? यानी हमने बाइट एंड सेवर्ट लॉ लगाया किसी भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को, इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो मालूम करने के लिए। अब अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को मालूम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें कोई सिमेट्री आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हम वहां पे क्या चीज अप्लाई कर देंगे, एम्पेयर्स लॉ कर देंगे। ठीक होगी बात। अब जनाब जो एम्पेयर्स लॉ है ये बुनियादी तौर पे ड्राइव किया गया किस से? ये बुनियादी तौर पे बाइट एंड सेवर्ट लॉ से ही ड्राइव किया गया। तो आपके पास इसको एम्पेयर्स को क्रेडिट किया गया, यानी ये बुनियादी तौर पे एम्पेयर्स ने नहीं डिस्क्राइब किया था, ये उसको क्रेडिट उसके नाम पे दिया गया है। इसके पे जो वर्किंग की वो थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। असल में इसने बाइट एंड सेवर्ट लॉ से आगे ये लेके चले उस चीज को। तो जनाब एम्पेयर्स लॉ को हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डी एस is equivalent to mu naught the total current enclosed in the loop। तो जनाब अब आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई कि इट इज आपके पास आपने क्लोज लाइन इंटीग्रल लेना है, यानी कि क्लोज पाथ आप लेंगे और उस क्लोज पाथ के अंदर जो बी डॉट डी एस है, जितने भी आप उसके एलिमेंट्स लेंगे उनका जब आप इंटीग्रल करेंगे क्लोज पाथ के अंदर, तो जवाब किसके बराबर आएगा? जवाब बराबर आएगा म्यू नॉट आई। और आई भी फिर क्या, आई एनक्लोज, क्योंकि उस इनक्लोज सरफेस में मुख्तलिफ तरह के करंट हो सकते हैं, तो आपने टोटल करंट देखना है वहां पे। तो उस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल करंट होगा वो बराबर आएगा म्यू नॉट आई के। ये चीज कहलाती है आपके पास एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ चंद सीधा सीधा बातें करते हैं। सबसे पहले हम एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे और ये क्लोज होगी, और ये उस जगह पे बनाएंगे जिस जगह पे हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो तीन बातें हो गई, क्या क्या? इमेजिनरी होगी, क्लोज होगी, और उस जगह पे भी होनी चाहिए जहां पे बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक होगी बात। तो ऐसी जो आप कर्व बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। तो जनाब एम्पेरियन लूप की तीन बातें अब आपको समझ है, इमेजिनरी होगा, क्लोज आपकी कर्व होगी, और उस जगह पे हो जहां पे आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जनाब अब आपकी जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, आपने चूंकि क्लोज लाइन इंटीग्रल पे चलना है, तो आप पूरी कर्व को छोटे छोटे पैचेस में तोड़ लो, स्मॉल सेगमेंट्स में। उन सब की लेंथ लेट से हम क्या लेते हैं, डी एस है। अब वेक्टर ले लिया मैंने। अब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस कर्व पे चल रहे हैं, आप उस पे जो भी टेंजेंट ड्रा करोगे वो डीएस की डायरेक्शन दे रहा होगा। यानी जो आपने क्लोज लूप लिया है, आप उस पे ट्रेवल करो। आप जिस सिमत में ट्रेवल करोगे, पैच जो भी आप लोगे, उस पैच पे जो टेंजेंट होगा वो हमें उस पैच की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चलना है, जो हम उस पे चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन जो है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ डीएस डिफाइन करेगी। ठीक हो गया बात? तो इस तरीके से अब हम तमाम पैचेस के लिए क्या निकाल लेंगे, बी डी है, बी डॉट डी एस निकाल लेंगे, और फिर सारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक हो गया? तो इसका मतलब बी डॉट डी एस जो क्लोज लाइन के लिए है, वो आप कैसे निकालेंगे? वो आप निकालेंगे जनाब बी डॉट डी एस कॉस थीटा के साथ।
थीटा किस किस के बीच में है, ds के बीच में है और आपके पास b के बीच में है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि भाई ये स्केलर प्रोडक्ट है आपके पास किसका, b डॉट ds का, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ds ऑफ एम्पीरियन लूप, यानी आपने जो एम्पीरियन लूप लिया है उसका एक पैच जो ds है, एंड द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड b cos थीटा जो टेंजेंट होगा उस लूप पे। तो जनाब आपके पास इसकी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है आपके पास ये किसके बराबर आ रही है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यानी कि आपके पास लूप में जो करंट इनक्लोज्ड है उसके बराबर होगी म्यू नॉट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास तीन वायर्स थी जिनमें तीन करंट जा रहे हैं, आपके पास I1 I2 और I3। I1 में करंट आउट ऑफ द प्लेन है, I2 में इनटू द प्लेन है, I3 में आउट ऑफ द प्लेन है। बट अब आपसे कहा, आपने कहा जी कि आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चले हम तीन जो आपके पास वायर्स है उनकी वजह से, तो आप एक आर्बिट्रेरी लूप ले लेते हैं, एम्पीरियन लूप, जिसमें दो वायर्स आती हैं, सिर्फ I1 और I2 आ रहा है, यानी आपने I3 को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया आपने, उसको लूप के अंदर ही नहीं लिया। तो इसका मतलब अब जो आपका एम्पेयर्स लॉ लग रहा है वो तो लूप के अंदर वाली चीजों को समझाएगा। तो आपने I1 और I2 को शामिल किया लूप के अंदर, I3 को नहीं शामिल किया। तो इसका मतलब अब हम जो लूप डिस्कस करेंगे वो दो करंट्स, दो वायर्स की वजह से होगा, डेट इज I1 एंड I2, और ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है। अब जरा इस बात को देख लेते हैं। अब आपने एक पैच लिया ds, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट थी, b का आप देख रहे हैं आपको, तो आपने b का वो कंपोनेंट लेना है जो ds के अलोंग होगा। क्यों, तो इसका ना b cos थीटा, तो b cos थीटा ds के अलोंग आएगा। तो आपने यही चीज लिखी कि कंपोनेंट ऑफ b टेंजेंट टू द लूप, b का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के साथ आए, तो डेट इज b cos थीटा होगा आपके पास यहाँ पे। तो समझ आ गई बात। तो अब I आपने दोनों लिखे, आपने लिखा I1 माइनस I2। आप सोच रहे होंगे I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया, तो इसके लिए अब हम एक सूरत ला देख लेते हैं, अपने लिए एक तरीकाकार बना लेते हैं कि प्लस साइन किसे देना है, नेगेटिव साइन किसे देना है, ताकि आपको टोटल करंट का पता लग सके। तो ये जनाब अब आपके पास रूल आ गया। आपकी उंगलियां अब आप जिस सिमत में ट्रेवल कर रहे हैं उस सिमत में आ गई, थंब जिस सिमत में आएगा, इरेक्ट थंब, वो वाला करंट पॉजिटिव होगा, और अगर कोई करंट उसके मुखालिफ होगा थंब के तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर आप इस लूप की मिसाल देखते हैं, आप अपने हाथ राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो तो थंब अपवर्ड आ रहा है, तो I1 भी अपवर्ड जा रहा है, दैट इज कंसीडर पॉजिटिव, बट I2 इज अगेंस्ट द थंब, तो इसका मतलब उसके साथ नेगेटिव लग गया। तो ये कंसेप्ट आ गया कि आप जिस लूप में चल रहे होंगे उस लूप पे राइट हैंड रूल लगा के अगर आपका जो आउटस्ट्रेच थंब है वो आपको डायरेक्शन दे देगा। आप प्लस साइन लगाएंगे अगर कोई उसकी सिमत में है, अगर नेगेटिव साइन लगाएंगे कोई उसके मुखालिफ है, तो टोटल एनक्लोज करंट अब किससे निकलेगा, तो I1 माइनस I2। तो आपने देखा कि आप इसे अप्लाई कर सकते हो एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें सिमेट्री आ रही है, तो जिसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। तो अब आप यहां से क्या करोगे कि किसी भी क्लोज लूप में जब आप सारे पैचेस को सम करोगे तो वो आपको बताएगा कि वो चीज जो आपके पास b डॉट ds cos थीटा बराबर आ जाएगी म्यू नॉट I इनक्लोज के। अब आपको I इनक्लोज का कंसेप्ट समझ आ चुका है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब b डॉट ds का जो प्रोडक्ट है और सारे पैचेस को जमा करोगे तो जवाब किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट I इनक्लोज के। अब यहाँ पे हमने देखना है कि भाई आपके पास डॉट प्रोडक्ट बन चुकी है, म्यू नॉट I है, I आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है J डॉट DA होता है, यहां से हम I इनक्लोज की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, तो ये आ गया J डॉट DA। तो ये चीज जो शक्ल बनी दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, याद रखने की बात है। तो B डॉट ds क्लोज लाइन इंटीग्रल बराबर है म्यू नॉट J डॉट DA के। अब इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है, तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास B डॉट ds ये लाइन इंटीग्रल है, और अगर आप उसे सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेट करते हो तो स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े हुए ना आपने, तो उसका आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा कर्ल ऑफ वेक्टर B इस डॉट फिर लिया उसका किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ। तो जनाब
अब आपके पास यहाँ पे आप बी डॉट डी एस जो क्लोज लाइन इंटीग्रल था उसको रिप्लेस कर सकते हो कर्ल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए के साथ, जो कि स्टोक्स थ्योरम के कंसेप्ट से आप ले सकते हैं। तो आपने ये बी डॉट डी एस की वैल्यू लगा दी। ये पूरा फैक्टर जो राइट साइड पे था अगर दूसरी तरफ ले जाए तो नेगेटिव में आ सकता है। डी ए दोनों तरफ मल्टीपल है, कॉमन लिया जा सकता है। अब एरिया तो जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में आप इसका ना एक जहां पे करंट गुजरा उसकी सराउंडिंग में फील्ड तो होगी, एरिया तो वहां पे होगा। तो इसका मतलब आपके पास डी ए तो जीरो नहीं हो सकता। तो आपने दूसरे फैक्टर को जीरो कंसीडर कर लिया, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना है। तो आपने कहा एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका आपके पास डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे, आपने कहा कि भाई ये जीरो होगा, तो इसका अंदर डेल क्रॉस बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट जे के। इसे आप कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे भी बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो जनाब आपने देखा कि एम्पेयर्स लॉ क्या होता है, आपने उसका फार्मूले को समझा, आपने उसकी लेफ्ट साइड बी डॉट डी एस क्लोज लाइन इंटीग्रल को समझा कि कैसे हम पूरे पाथ के पैच बनाएंगे, फिर बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो हमारे पैच के ऊपर आएगा। फिर हमने देखा जब हम सारे पैचेस के लिए क्लोज लाइन इंटीग्रल मालूम कर लेंगे तो उसका जवाब बराबर होगा किसके? म्यू नॉट आई के। और आई एनक्लोज आपने समझा कि उस जो आपके क्लोज लूप के अंदर जो करंट है उसे पॉजिटिव कौन सा कंसीडर करेंगे, राइट हैंड रूल से पता चलेगा। फिर आपने इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखी एम्पेयर्स लॉ की, फिर आपने डिफरेंशियल फॉर्म देखी इंटीग्रल लॉ की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह इसको हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसकी एक दो एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है जनाब, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।